बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अम्मा मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। सिद्दीक की बूढ़ी अम्मा जो बहुत ज़ईफ हो चुकी थी, सिद्दीक को घर से बाहर जाता हुआ देख रही थी। सिद्दीक अपनी रेढ़ी लिए घर से बाहर निकल आया। सख्त धूप में बार बार पसीना साफ करते वो पैदल सुनसान रास्ते पर चल रहा था। आखिर को मेहनत करके घर भी तो चलाना था। मास्टर करने के बाद भी जब सिद्दीक को कोई नौकरी ना मिली तो वो अपनी अंडे वाली बर्गर की रेड़ी लगाने लगा था। ये काम करते उसको कई महीने हो गए थे और उसका काम अच्छा चल रहा था, मगर सख्त गर्मी में उसके लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ना तो कोई छत थी और ना ही कोई छांव। धूप में खड़े होकर अपना पसीना सुखा सुखा कर वो लोगों के लिए बर्गर बनाता था और ऐसे ही घर चला रहा था। आज भी वो झुलसा देने वाली गर्मी में रेड़ी को घसीटते हुए चल रहा था, जब अचानक उसकी रेड़ी का टायर टूट गया। इतनी सख्त गर्मी में सुनसान रास्ते पर कोई भी सिद्दीक की मदद करने को नहीं आ सकता था। सिद्दीक बेहद परेशानी की हालत में एक जगह पर बैठ गया। सर दोनों हाथों में थामा हुआ था। अब वो रेड़ी भी लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि रेड़ी चलने से नकारा हो चुकी थी। अभी सिद्दीक को बैठे कुछ देर ही हुई थी कि एक छोटी सी बच्ची भागती हुई सिद्दीक के पास आई और आकर कहने लगी कि मुझे एक बर्गर चाहिए। वो उस दिन की पहली कमाई थी। सिद्दीक सारी परेशानी भुलाए उस टूटी रेड़ी पे ही बर्गर बनाने लगा। वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी। मेरी बार बार नज़र उस बच्ची पर जा रही थी। मैंने उस बच्ची से उसका नाम पूछा तो वो खामोशी से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि हमें अपना नाम बताने की इजाज़त नहीं है, बस मुझे भूख लगी थी तो मैं तुमसे बर्गर लेने आ गई हूँ। अब जल्दी से बर्गर बना दो और ज़्यादा सवाल मत करो, मुझे अपने घर भी जाना है। मैं उस बच्ची के जवाब पर हैरान रह गया। वो बच्ची इतनी बड़ी नहीं थी, मगर अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार थी। मैं जल्दी से उसका बर्गर बनाया और उसको दे दिया। उसने मुझे पैसे थमाए और वहाँ से चली गई। नज़र मेरी अभी भी उसी पर थी। ये मेरी पहली कमाई थी। इसमें अगर मैं अपना टायर सही करवा लेता तब ही मैं रेड़ी आगे लेकर जा सकता था। मैंने जल्दी से हाथ में पकड़े पैसों की तरफ देखा। उनको देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो कई हजार के नोट थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। वो बच्ची शायद गलती से मुझे इतने पैसे दे गई। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि बर्गर कितने का है, और वो बच्ची तो थी बेदहानी में 1000 के करीब नोट दे गई। मैं खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा कि शायद वो बच्ची कहीं से आ जाए और मैं उसको पैसे दे दूं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वो बच्ची ना आई। मैंने वो पैसे अपनी जेब में संभाल लिए और जितना मेरा खर्च था उसको निकाल लिया और उससे अपनी रेड़ी की मरम्मत करवाई। अब मैं रेड़ी लिए जगह जगह फिर रहा था। उस रोज़ मेरी खूब कमाई हुई। इतनी कमाई तो आज तक नहीं हुई थी। मेरा सामान ख़त्म हो चुका था, मगर ग्राहक अभी भी आ रहे थे। मैंने बहुत से ग्राहक से माजरत की कि अब मैं मज़ीद बर्गर नहीं बेच सकता, क्योंकि मेरे पास सामान ख़त्म हो चुका है। आज मुझे बहुत मुनाफा हुआ था। मैं बहुत खुश था कि बहुत अरसे बाद इतना मुनाफा हुआ था। मैं खुशी खुशी अपने घर गया, अम्मा को बताया, सारे दिन का माजरा सुनाया। अम्मा भी काफ़ी खुश थी, लेकिन वो गहरी सोच में थी। अम्मा कहने लगी, वो बच्ची आखिर कौन थी जिसने इतने पैसे दिए? मैंने अम्मा से कहा कि मैं नहीं जान सका। मैंने उससे पहली मर्तबा देखा था, लेकिन आप फिक्र ना करें, कभी ना कभी तो वो आएगी। मैं उसके पैसे उसे लौटा दूंगा। अम्मा कहने लगी, ये तुम्हारे पास उसकी अमानत है, उसमें खयानत मत करना। मैं भी खामोश हो गया। जानता था कि मुझे इस अमानत में खयानत नहीं करनी। मेरी अम्मा अब्बा ने मुझे कभी हराम नहीं खिलाया था और हमने गुर्बत में जीना सीख लिया था, मगर किसी की दी गई अमानत का ख्याल रखना हमें ज़रूर सिखाया गया था। अगले रोज़ वो बच्ची मेरे ठेले पर नहीं आई। मैं काफ़ी देर उसका इंतज़ार करता हुआ आगे को चल पड़ा। रास्ते में बहुत से ग्राहक मिले। आज फिर बहुत मुनाफा हुआ था। मुनाफा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मुझे समझ नहीं आती थी कि इतना मैं खर्च नहीं करता जितना मुझे मुनाफा मिल जाता है। न जाने ऐसा क्या हो गया है। मैं खुश भी बहुत था। मैं वो पैसे हमेशा अपनी जेब में रखता था जो वो बच्ची मुझे देकर गई थी, इस डर से कि कहीं घर से चोरी ना हो जाए। मैंने बहुत संभाल कर रखी थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और मैंने अपने ठेले से एक छोटी सी दुकान बना ली। अम्मा तो बहुत खुश थी। अब अम्मा ने एक नई जिद पकड़ ली थी कि वो मेरी शादी करना चाहती हैं। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा पहले मैं अच्छा कमाना शुरू कर दूं, फिर शादी भी कर लूँगा।
अम्मा भी मान गई और ऐसे ही वक्त के साथ साथ मैं अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा था। वो रकम अभी भी मेरे पास मौजूद थी। कई मर्तबा दिल चाहा कि रकम को खर्च कर लूं, मगर फिर मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ देता था और मैं वो पैसे खर्च नहीं करता था। कुछ दिन गुजरे थे कि रास्ते से मैं आ रहा था। आज भी उसी रास्ते पे मैं इंतजार कर रहा था कि शायद वो बच्ची आ जाए, और ऐसा ही हुआ। कुछ दूरी पर मुझे वो खूबसूरत आंखों वाली बच्ची नजर आ गई। मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं बहुत खुश हुआ कि शुक्र खुदा का, वो बच्ची इतने अरसे के बाद मुझे मिल गई। मगर आज उसके साथ कोई औरत थी। औरत कहना गैर मुनासिब होगा। वो एक लड़की, जवान और इतनी हसीन लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी थी। पढ़ने के दौरान भी कभी मैंने इतनी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी। मेरा ध्यान उनकी ही तरफ था। मुझे अंदाजा ही ना हुआ कि कब वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। होश तो उस वक्त आया जब उस लड़की ने मेरी कमीज को कमर से खींचा। मैं झटके से उसकी तरफ देखने लगा। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, आज तुम्हारा ठेला कहाँ पर है? मैं अपनी बड़ी बहन को भी लाई हूँ। हमने तुम्हारे ठेले से बर्गर खाना था, मगर तुम्हारा ठेला तो नजर ही नहीं आ रहा। मैं भी मुस्कुराते हुए घुटनों के बल उसके पास बैठ गया और उससे कहा कि मैंने ठेले से अब एक दुकान बना ली है, इसलिए आपको जहमत करनी होगी। वो अफसरदा सी हो गई। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। मैंने जल्दी से वो अपनी जेब में से पैसे निकाले और उसको दिए और उसको कहा कि ये पैसे आप पहली मुलाकात में मेरे पास छोड़ गई थी। वो अफसरदा सी हो गई थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। मैंने जल्दी से अपनी जेब से वो पैसे निकाले और उसको दिए और उसको कहा कि ये पैसे आप पहली मुलाकात में मेरे पास छोड़ गई थी। आप बच्ची हैं, इसलिए आपको अंदाजा नहीं कि बर्गर इतने ज्यादा पैसों का नहीं होता। तभी वो लड़की मुझे हैरत से देखने लगी और फिर मुस्कुराने लगी। उसके साथ खड़ी लड़की ने कहा, मैं आपसे माजरत करती हूँ, ये बच्ची है, इससे मालूम नहीं था, इसलिए घर से ज्यादा पैसे उठा कर ले आई। मगर मैं शुक्र अदा करती हूँ आपकी ईमानदारी का कि आपने ईमानदारी से इतने अरसे से वो पैसे अपने पास रखे। अब तो आपका इनाम बनता है कि आपको ये पैसे बतौर इनाम दिए जाएं। मैं हैरत से उस लड़की की तरफ देख रहा था। मैंने उससे कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इतने हजारों के नोट मेरे किस काम के। मैं गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके कमाता हूँ और इसी में ही खुश हूँ। आप ये सब करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। और वो पैसे लेकर झट से उस लड़की के हाथ में पकड़ा दिए। न जाने क्यों उस लड़की के अंदर इतनी कशिश थी कि मैं मुसलसल उसकी तरफ देख रहा था। वो लड़की मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ठीक है, ये इनाम जब हमारे बाबा आपको देंगे तब ही आपको लेना होगा। अभी हम चलते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इतना कहते हुए वो अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़े वहां से चली गई। मैंने लंबा सांस खींचा और दिल ही दिल में सोचा कि मुश्किल से 2 गाहक आए थे, सुबह सुबह ही मैंने भगा दिया। सर झटकते मैं अपनी दुकान पर चला गया, मगर दुकान के बाहर इतनी भीड़ देखकर एक मर्तबा तो मैं खौफजदा हो गया। मुझे लगा कि शायद मुझसे कुछ गलत हो गया है जो इतनी भीड़ लगी है। तभी मैंने एक आदमी से पूछा कि क्या हुआ है, दुकान के बाहर क्यों खड़े हो सब? तभी वो कहने लगा कि इस दुकानदार के बर्गर बहुत अच्छे हैं, हमें तो किसी और का पसंद ही नहीं आता। ये सब उसके दुकान से बर्गर लेने के लिए खड़े हैं। मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इतना रश तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं जल्दी से दुकान के अंदर गया और दुकान खोली और जल्दी से बर्गर का सामान बाहर निकाल के बर्गर बनाना शुरू कर दिया। रश था कि बढ़ता ही जा रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी, अब तो मैं भी थक गया था, मगर लोग तो आते ही जा रहे थे। फिर खुदा का नाम लेकर सोचा कि क्यों ना जब तक ग्राहक आ रहे हैं तब तक मैं बर्गर बनाता जाऊं, और एक ही दिन में 3 दिन का सामान मैंने खत्म कर दिया। मगर मुनाफा मुझे 6 दिन का हुआ। मैं बहुत खुश था। खुदा ने ऐसी रहमत की थी कि अब कोई शायद ही दुख मेरे करीब आता। मैंने सोच लिया था कि अब अनकरीब अपना घर ले लूंगा, छोटा सा घर जहाँ पर मैं और मेरी माँ खुश रह सके। तभी खुदा की करनी ऐसी थी कि मुझ पर कोई ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं थी। ना तो किसी बहन की शादी करवानी थी और ना ही किसी का जहेज बनाना था। इसलिए मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं अपना एक घर बना लेता। मैंने पैसे जोड़ना शुरू कर दिए और फिर घर भी तामीर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मुझे अब एक बहुत अच्छा सा घर मिल गया था। वो घर हम 2 माँ बेटे के लिए बहुत बड़ा था। अम्मा भी बहुत ज्यादा खुश थी। बस वो तो आए रोज मेरी नजरें उतारती रहती थी। हमारे रिश्तेदारों में से कोई था ही नहीं जो हमें नई घर लेने की मुबारकबाद देता।
ये सोचकर मैं उदास हो गया था। जब अचानक ही उस रोज मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि मुझे वही गुड़िया सी बच्ची दिखाई दी थी जो काफी चहक रही थी और मेरे पास आ रही थी। वो भागती आ रही थी और उसके पीछे उसकी बड़ी बहन भी आ रही थी जो कि उसे बुला रही थी कि संभल कर चलो नहीं तो गिर जाओगी। उन्हें आता देखकर तो मेरी आंखें चमकने लगी थी। मेरा दिल खुशी से कूदने लगा था। मैं उन्हें कभी भी भुला नहीं पाया था, लेकिन अब जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो खुश हो गया था। अगले पल उन बच्चों के साथ जैसे ही मैंने एक अधेड़ उम्र शख्स को देखा तो मैं हैरान हो गया कि वो कौन है। वो तीनों मेरे सामने खड़े थे, जबकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझसे मिलने क्यों आए हैं। जब अचानक ही वो अधेड़ उम्र शख्स कहने लगा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी छोटी बेटी की नादानी को माफ किया और उसके बकाया पैसे लौटा दिए, लेकिन मेरी बड़ी बेटी चाहती है कि मैं ये पैसे इनाम के तौर पर आपको दूं, पर आप ये पैसे लेने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, ऐसा मत करिए, आप ये पैसे अपने पास रख लें, ये इनाम के तौर पर ही समझ लें। ये सुनकर तो मैंने फौरन माजरत कर ली कि नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मैं तो काफ़ी अरसे से ये पैसे अपनी जेब में रखता था ताकि मुझे ये गुड़िया दिखाई दे तो मैं इसे वापस कर दूं। पर उसके बाद ये जैसे ही मुझे दिखाई दी तो मुझे याद आया और मैंने ये पैसे लौटाने की कोशिश की, पर आपकी बड़ी साहबजादी ने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैं वैसे भी आपकी छोटी बेटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब से ये मुझसे मिली है तो मेरी तो किस्मत खुल गई है। न जाने आपकी छोटी बेटी में कौन सी कशिश है कि जब भी वो अपने खूबसूरत कदम मेरी दुकान या मेरे ठेले पर रखती है तो मेरे तो गाहक आना बंद ही नहीं होते। उस अधेड़ उम्र शख्स ने मेरी बात सुनी तो उसकी आंखें चमकने लगी थी। जैसे तैसे जबरदस्ती मुझे पैसे थमाकर वो जाने लगा था। फिर पलटकर मुझसे कहने लगा कि मुझे याद आया कि आपने अपना घर भी खरीद लिया है। ये सुनकर मैं खुश हो गया था, पर अब ये सोचने लगा कि इस शख्स को कैसे पता चला कि मैंने घर भी खरीदा है। अभी मैं पूछने ही वाला था जब वो कहने लगा कि मेरी छोटी बेटी आए रोज आपके पीछे घूमती रहती है। वही बता रही थी सिद्दीक भाई ने घर भी ले लिया है। मुझे उस गुड़िया पर काफी प्यार आया। मैंने उस शख्स से यही कहा कि आप किसी दिन हमारे घर जरूर आना। जब वो कहने लगी कि जी इंशाल्लाह जरूर, पर वो छोटी गुड़िया जिद करने लगी कि हमें अभी सिद्दीक भाई के घर जाना है। वो शख्स उसको चुप करवाने लगा कि देखो अभी मुनासिब नहीं है, भाई के काफी ग्राहक आ रहे हैं और ये दुकान में बिजी हैं। यूं वो अपनी बेटियों को लेकर वापस चली गई, जबकि मैं गहरी सोच में पड़ गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़कियां मुझसे फिर मिलेंगी, बल्कि वो अपने अब्बा के साथ मेरे पास आ जाएंगी। लेकिन मैं बहुत खुश था। उनके अब्बा का मिजाज बहुत अच्छा था। मैं कभी भी किसी बड़े शख्स से नहीं मिला था। मैंने जो कुछ भी किया था वो अपने बल बोते पर किया था, पर उन कुछ दिनों में मेरे साथ जो कुछ हो रहा था उसे मैं बस अल्लाह का फैसला समझकर कबूल कर रहा था। शाम को जैसे ही घर गया तो मैंने अम्मा से कह दिया था कि अम्मा, वो गुड़िया रोजाना मेरे ठेले पर आती थी, जिसकी वजह से हमारे काम में बहुत बरकतें पैदा हो गई हैं। अब वही गुड़िया अपने अब्बा के साथ और अपनी बहन के साथ हमारे यहाँ आएगी, इसी वजह से आप तैयारी कर लीजिएगा। अम्मा कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेहमान तो अल्लाह की नेमत होती हैं। मैं तो कब से मेहमानों की राह तक रही थी, पर हमारे रिश्तेदार तो है नहीं, जो हैं भी वो तो हमारी कामयाबी देख नहीं सकते, तभी हमसे मुंह मोड़ लिया है। चलो अच्छा है कि छोटी गुड़िया हमारे घर आ रही है। अम्मा बहुत खुश हो गई थी, जबकि अगले रोज सुबह सवेरे ही घंटी बजी थी। अभी मैं दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था। अम्मा कहने लगी कि इतनी जल्दी कौन हो सकता है। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो उस नीली आंखों वाली गुड़िया को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वो मुझे देखकर खुश हो रही थी, जबकि उसके साथ साथ उसकी दोनों बहनें भी आई हुई थीं। वो तीनों मुझे देखकर बहुत खुश थीं। उनके हाथों में गुलाब के बुके थे, जबकि उसके अलावा काफी ज्यादा तोहफे भी थे। वो छोटी गुड़िया मुझसे कहने लगी कि सिद्दीक भाई, क्या आप हमें अंदर आने का नहीं कहेंगे। मैं फौरन होश में आया और मैंने उन्हें रास्ता दिया। वो अंदर आ गई थी। अम्मा तो पहली दफा उन तीनों से मिल रही थी। अम्मा की आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह गई थी। वो तीनों अम्मा से बहुत ज्यादा बातें कर रही थी। मैं बहुत खुश था कि अम्मा तो दिल की मरीजा थी। अम्मा कभी भी इतनी खुश नहीं हुई थी और हमेशा अपनी बीमारी की परेशानी में ही उदास रहती थी। पर अब जब वो तीनों लड़कियां अम्मा से बातें कर रही थी तो मैंने पहली दफा अम्मा को खुलकर हंसते हुए देखा था। मैं बहुत खुश हो गया था। मेरी अम्मा उन तीनों लड़कियों की वजह से खुश हो रही थी। मैं उन तीनों का ये एहसान कभी भी नहीं भुला सकता था।
कुछ देर बाद उन तीनों ने टाइम की तरफ देखा। शाम के 6 बज गए थे जब बड़ी बहन कहने लगी, ये तो गजब हो गया, अब तो हमें वापस जाना चाहिए। अम्मा ने कहा कि देखो रात रह लो, अब तो अंधेरा हो गया है, तुम वापस कैसे जाओगी। छोटी बहन कहने लगी कि नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, हमें जाना होगा। वो तीनों फुर्ती दिखाने लगी। मुझे भी काफी अजीब लगा था। मैंने उनसे कहा कि देखो तुम्हारे अब्बा तुम लोगों को ले जाएंगे, ऐसे जल्दी में जाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो तीनों मेरी मिन्नतें करने लगी और सलाम किए बगैर ही वहां से चली गई थी। मुझे काफी अजीब लगा था। अम्मा कहने लगी कि अभी तो वो तीनों आराम से बैठकर गप्पे लगा रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो वो ऐसे चली गई कि उन्होंने सलाम करना भी गवारा न किया। मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा मुझे फिर भी वो बहुत ही अच्छी लगी है। देखें उन्होंने आपके चेहरे पर जो खुशी बखेरी है वो अभी भी आपके चेहरे पर है। अम्मा मुस्कुरा दी थी, कहने लगी कि जब से उनसे मिली हूँ मेरा दिल खुश हो गया है। उनमें कोई तो ऐसी बात है जो मेरी तबीयत भी बहाल हो गई है, वरना मैं तो बस उदास ही रहती थी। अम्मा अब तोहफे देखने लगी थी। वो तोहफे इतने ज्यादा थे कि कोई भी देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये तोहफे उन तीनों लड़कियों ने पकड़े होंगे, लेकिन ये तोहफे तो वो तीनों ही लाई थी। उन तोहफों ने मुझे भी हैरत में डाल दिया था कि आखिर वो दोनों कान जैसी लड़कियां तोहफों को कैसे पकड़ सकती हैं। अम्मा ने उन तोहफों को घर में सजा दिया था। वो तोहफे ऐसे चमक रहे थे जैसे वो सोने के बने हो। वो सुनहरी रंग के फर्नीचर नुमा तोहफे थे जो दूर से ही चमकते थे। उनकी चमक से तो पूरे घर में रोशनी फैल गई थी। अम्मा कहने लगी कि सिद्दीक तुम्हें भी उनके घर जाना चाहिए, देखो तो सही उन्होंने कितने पैसे लगा दिए हैं। हम ऐसे किसी का ये एहसान नहीं ले सकते, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। मैंने अम्मा को तसल्ली दी कि देखें कभी उन्हें भी हमारी जरूरत पड़ेगी, मैं उनका मुंह बोला भाई हूँ, वो मुझे अपना भाई समझती हैं, वो जरूर मुझे भी बुलाएंगी। अम्मा खुश हो गई थी। मेरे दिन बदलने लगे थे। मेरी दुकान बहुत अच्छी चल गई थी। तभी तो मैं रात को लेट घर पहुंचता था। मेरा एक और ख्वाब था और वो यही था कि मैं अम्मा का इलाज करवाऊं, पर इसके लिए मुझे अभी और भी पैसे जमा करने थे। मैं अम्मा को तसल्ली देता कि अम्मा फिक्र मत करिए, मैं आपके लिए पैसे जमा कर रहा हूँ और आपका इलाज करवाऊंगा। अगर बाहर भी जाना पड़ा तो मैं आपको बाहर लेकर जाऊंगा। अम्मा यही कहती थी कि मुझे अपने मुल्क में ही रहना है। उस रोज भी रात के 1 बज गए थे। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि अम्मा तो रात को 10 बजे दवाई लेती थी। अम्मा कभी कभार दवाई लेना भूल भी जाती थी और मैं ही अम्मा को याद दिलाता था। मैं बहुत परेशान था कि अब मैं क्या करूं। 1 बजे भी ग्राहक खत्म नहीं हो रही थी। मुझे जबरदस्ती अपनी दुकान बंद करनी पड़ी थी। मैं भागता भागता अपने घर पहुंचा था, लेकिन अम्मा की हालत देखकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। अम्मा तो नींद बेहोशी की हालत में पड़ी थी और गहरे सांस खारिज कर रही थी। अम्मा अम्मा क्या हो गया है, आंखें खोलें। मैंने अम्मा को पुकारना शुरू कर दिया था। मैं घबरा रहा था। अम्मा के वजूद को हॉस्पिटल लेकर जाना बहुत ही मुश्किल था। मैंने आसपास के घरों से मदद लेने की काफी कोशिश की, लेकिन रात के इस वक्त कोई भी शख्स बाहर नहीं था। थक टूट कर मैं वापस घर आ गया, पर जैसे ही घर आकर देखा तो अम्मा बिल्कुल ठीक थी। अम्मा उठकर बैठ गई थी। मैं अम्मा के गाल थपथपाकर कहने लगा, अम्मा क्या हो गया था, आप बेहोश कैसे हो गई थी? मुझे माफ कर दे, मैंने आप पर नजर नहीं रखी। अम्मा कहने लगी कि क्या बोल रहे हो तुम, अभी तो तुमने मुझे पानी दिया है, मैं तो सो रही थी। ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था। फटी फटी आंखों से मैं अम्मा को देख रहा था, जैसे मुझे यकीन ही ना आ रहा हो। मैंने माँ को फिर से यकीन दिलाया कि अम्मा, मैं जैसे ही घर आया था आपका वजूद नींद बेहोश था। आपने तो मुझे डरा कर रख दिया था और अभी मैं बाहर मदद तलब करने के लिए गया था। अब वापस आया हूँ तो आप बिल्कुल ठीक हैं, ये कैसे हो सकता है? अम्मा कहने लगी कि सिद्दीक, लगता है कि दुकान पर बैठकर थक हार कर तुम सब कुछ भूल जाते हो। अभी तो तुमने मुझे खुद पानी दिया है और तुमने मुझे नींद से जगाकर दवा दी है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं 100% यकीन के साथ ये कह सकता था कि अम्मा बेहोश थी और मैं मदद तलब करने के लिए बाहर गया था। फिर अम्मा अचानक होश में कैसे आ गई थी? मुझे तो ये अल्लाह का मौजज़ा लग रहा था। ये मौजज़ा समझकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा जो उसने मेरी अम्मा की जान बचा ली थी। शायद मैंने ऐसा कोई नेक काम किया था जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा था।
अब हर बार मैं 1 बजे वापस आता, पर अम्मा ने दवा ले ली होती थी और वो यही कहती थी कि सिद्दीक, तुमने खुद ही तो मुझे दवा दी है। मुझे तो ऐसा लगता था कि अम्मा बुढ़ापे की वजह से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो रही हैं। उन्हें अब याद नहीं रहता, तभी वो ऐसी बातें करती हैं। उस रोज़ मैंने फैसला कर लिया था। मैं जैसे ही घर आया तो मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा, मैं अब आया हूँ। अम्मा तो उछलकर बैठ गई। अम्मा कहने लगी कि तुम तो शाम 6 बजे से मेरे साथ हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो। उनकी बातें सुनकर मेरा रंग उड़ गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बस एक ही तरीका नजर आया था जिस पर अमल करके मैं इस रात से पर्दा हटा सकता था कि आखिर अम्मा के साथ क्या हो रहा है। तभी मैंने अपने एक दोस्त से राब्ता किया था जिसकी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। उससे मैंने छोटे से कैमरे लिए थे। अब मैंने घर में हर जगह वो कैमरे लगा लिए थे। अब अपनी दुकान पर बैठकर मैं अम्मा पर नजर रखता था। रात के जैसे ही 1 बजे तो मेरी नजर कैमरों पर गई थी, जिधर मेरी तरह का एक इंसान अम्मा के पास था। अम्मा से खुशी से बातें कर रहा था। ये देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मेरा सांस उखड़ने लगा। आखिर ये सब क्या था? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं फटाफट घर चला गया था। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो वहां पर कोई भी नहीं था। अम्मा से मैंने पूछा कि अम्मा, हमारे अलावा यहाँ कौन था? आपसे अभी कौन मिलने आया था? अम्मा कहने लगी कि सिद्दीक, तुम ही तो 6 बजे आते हो। तुम ही ने तो मुझे कहा है कि अब तुम्हारी इतनी सेल नहीं होती और तुम 6 बजे आ जाते हो। ये सुनकर मेरी रूह फना हो गई थी। मैंने अम्मा को तसल्ली देकर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो रोज रात को 1 बजे आता हूँ। अम्मा कहने लगी, सिद्दीक, मजाक करने का वक्त नहीं है। मेरी उम्र देखो, मैं दिल की मरीजा हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझसे मजाक करते हो। वो तो मुझसे नाराज ही हो गई थी। मैं अम्मा को और परेशान नहीं कर सकता था। तभी मैंने अम्मा से कह दिया कि माफ कर दे, आप ठीक हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मजाक कर लूं। पर मैं अंदर से काफी परेशान हो गया था। मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। उन्हीं दिनों में दुकान में परेशानी के आलम में बैठा था जब वो तीनों बहनें मेरे पास आ गई थी। कहने लगी कि भाई, काफी दिन हो गए हैं, बर्गर नहीं खाया, प्लीज बर्गर लगा दे। मैं अपनी सोच में गुम था, उनके लिए बर्गर लगाने लगा। इस बार मैं उनसे वैसे नहीं मिल रहा था। पहले तो मैं उस गुड़िया को देखकर चहक जाता था, उसकी खूबसूरती का असीर हो जाता था। वो गुड़िया मेरी परेशानी भांप कर कहने लगी कि सिद्दीक भाई, लगता है आप परेशान हैं, क्या बात है? आप क्यों परेशान हैं? आप हमें बता सकते हैं। मुझे आपको परेशान देकर अच्छा नहीं लगता। अब सारी बहनें ही मुझसे यही पूछने लगी। मेरा दिल किया था कि मैं उन्हें सारी बात बता दूं, पर भला उनका हमारे मामले में क्या लेना देना। इसी वजह से मैंने उनसे कह दिया था कि बस मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि उनका इलाज कैसे करूँगा। वो बहनें एक दूसरे को देखने लगी थी। गुड़िया मेरे पास आई, मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहने लगी, सिद्दीक भाई, आप क्यों परेशान होते हैं? आपकी बहन है ना आपके साथ, देखिएगा आपकी अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं रोज उनके पास जाऊंगी और उनकी मदद किया करूंगी। मैं ये सुनकर हक्का बक्का हो गया था। मुझे वही ह्योला याद आया था जो मैंने कैमरे से देखा था। वो बिल्कुल हूबहू मेरी तरह का था। लेकिन अगर मैं उन तीनों बहनों को बता देता तो शायद ये तीनों डर जाती और इस डर से मेरे घर ना जाती कि मेरे घर पर तो जिन है। इसलिए मैंने वो बात उनसे छुपा ली थी। अब ये तीनों रोज ही अम्मा के पास जाती, मुझे भी तसल्ली हो गई थी। अम्मा को तो अब ये दोनों खाना भी नहीं बनाने देती थी। उस रोज जैसे ही घर आया तो अम्मा मुझसे कहने लगी कि आज तुम्हारी बहनों ने खाना बनाया है। ये सुनकर तो मैं भी खुश हो गया था। मैं पहली दफा उनके हाथ का खाना खाने वाला था, पर मैंने जैसे ही वो खाना खाया तो अपनी उंगलियां चाटता रह गया था। इतना लजीज खाना मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। अम्मा से कहने लगा कि अम्मा, ये खाना कैसे बना है, आपने उनसे पूछ लेना था। अम्मा कहने लगी कि जब वो खाना बना रही थी तो मुझे उन्होंने किचन में जाने से मना कर दिया था। गुड़िया तो मेरे पास बैठकर मुझसे ढेरों बातें करने लगी थी। वो खाना तो उसकी दोनों बहनों ने बनाया था। मैंने काफी सोचा कि वो किचन में कैसे खाना बनाएंगी, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, पर उन्होंने मुझे सख्ती से कहा कि हमें खाना बनाना आता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि वो खाना 10 मिनट में बन गया था। अभी हमें बातें करते हुए 10 मिनट नहीं हुए थे कि वो दोनों बहनें ट्रे में खाना सजाए हमारे पास ले आई थी।
मैंने पहले जैसे ही इतना ज्यादा खाना देखा था तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उनसे कुछ सवाल पूछती जब वो दोनों बहनें कहने लगी कि दरअसल हमारी अम्मा ने बचपन में ही हमें ट्रेन कर दिया था, इसलिए इतने कम वक्त में हमने इतना ज्यादा खाना बना लिया है। मैंने भी उनकी बात का यकीन कर लिया, पर अगले ही पल जैसे ही मैंने वो खाना चखा था तो मैं भी तुम्हारी तरह उंगलियां चाटती रह गई थी, क्योंकि वो खाना इतना लजीज था। मजे की बात ये है कि मेरा पेट ही नहीं भर रहा था। मैंने सारा खाना खा लिया था, लेकिन अभी भी खाना बचा हुआ था। मुझे तो लगता है जैसे ये लड़कियां बहुत ही बख्त वाली हैं। मैंने जैसे ही अम्मा की बातें सुनी तो मैं भी गहरी सोच में पड़ गया था। वो खाना वाकई ही इतना लजीज था। मैंने सारी जिंदगी में ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था। मैं अब उन तीनों की तारीफ करने लगा। अम्मा ने कहा कि उन तीनों को तहाइफ में कुछ दे दो। अम्मा की बात सुनकर मैं बाजार चला गया था। बाजार जाकर मुझे तीनों के लिए बहुत अच्छे ब्रेसलेट मिले थे, जो कि चांदी के ब्रेसलेट थे। वो उन पर काफी सस्ते। मैंने तीनों बहनों के लिए एक जैसे ब्रेसलेट खरीद लिए थे। अगले रोज वो तीनों मेरी दुकान पर आईं। उनको तोहफे में मैंने वो ब्रेसलेट दे दिए और उस खाने की काफी तारीफ की थी। वो बहुत खुश हो गई थी। जब उनमें से बड़ी बहन कहने लगी कि भाई, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें और हम बर्गर बनाएं तो हम ये काम भी कर सकते हैं। ये बात सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम तीनों का भाई हूँ। मैं भला क्यों तुम तीनों को मुश्किल में डालूं और खुद आराम से बैठकर तुम तीनों से काम करवाऊं। मुझे भी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। छोटी गुड़िया जिद पर आ गई थी। कहने लगी कि नहीं भाई, अब तो मैं आपके लिए बर्गर बनाऊंगी। देखना, आपके ग्राहक को वो बर्गर बहुत पसंद आएंगे। यूं गुड़िया मेरी दुकान में आ गई थी और जबरदस्ती बर्गर बनाने लगी। जैसे ही ग्राहक ने बर्गर खाए तो वो मेरे पास आकर तारीफ करने लगे कि सिद्दीक, आज तो तुमने बर्गर में ऐसा जादू डाला है कि हमारे हाथ ही नहीं थक रहे, हमारा पेट भी नहीं भर रहा। इतने मजे का बर्गर तो पहले कभी नहीं बना था। ये सुनकर तो मैं गुड़िया को देखने लगा था। उसके हाथ इतने बड़े भी नहीं थे, पर वो फिर भी इतने मजे के बर्गर बना रही थी। मुझे गुड़िया पर टूटकर प्यार आया था। अम्मा भी अब यही कह रही थी कि वक्त आ गया है, तुम्हें इन तीनों के घर जाना चाहिए। उनके अब्बा से तो तुम मिल चुके हो, अब उनकी अम्मा से भी मिल लो। पर मुझे तो उन बहनों के घर का भी पता नहीं था। उस रोज मैंने फैसला किया था कि जैसे गुड़िया ने मेरा पीछा करके मेरे घर का पता लगाया है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। मैं बहुत ज्यादा खुश था कि मैं उन तीनों को सरप्राइज दूंगा। उन्हीं के घर खूब तोहफे तहाइफ लेकर जाऊंगा, जैसे वो दोनों मेरे घर लाई थी। अम्मा को भी मैं अपने साथ ले जाने की प्लानिंग कर रहा था, पर मैं कहाँ जानता था कि मुझ पर इतना बड़ा राज आया होगा कि मेरी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी। क्योंकि उस रोज मैंने गुड़िया का पीछा किया था, पर वो काफी तेज चल रही थी। मुझे अनहोनी का एहसास हुआ था कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने तेज तेज कदम कैसे उठा सकती है। मैं बिल्कुल उसी की तरह तेज चल रहा था, पर मेरा तो सांस फूल रहा था, लेकिन वो तो काफी तेज चल रही थी। कुछ देर के बाद गुड़िया रुक गई थी, इससे पहले कि वो पीछे मुझे देख लेती, जब मैं अगले ही पल एक दरख्त की ओट में छुप गया था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे ऐसी हरकत करते हुए देख ले, जो कि अच्छी हरकत नहीं है। किसी का पीछा करना तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन फिर वो दोबारा से अपने रास्ते पर चलने लगी थी। मैं उसका पीछा फिर से करने लगा। उसके अगले ही पल जैसे ही गुड़िया कब्रिस्तान में दाखिल हुई तो मेरी रूह फना हो गई थी कि वो कब्रिस्तान में क्यों जा रही है। मैं अब एक दरख्त के पीछे छुपकर देख रहा था कि आखिर वो क्या कर रही है। वो कब्रिस्तान से होते हुए आगे की जानिब जा रही थी। ये देखकर तो मेरा वजूद दहल गया था, क्योंकि आगे तो घना जंगल था। न जाने गुड़िया जंगल में क्यों जा रही थी। वो इतनी छोटी थी, अगर उसे कोई जंगली जानवर खा लेता तो फिर उसका क्या बनता। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। इतने दिनों से वो मेरे साथ थी, मैं तो उसे अपनी छोटी बहन मानता था। उसे बचाने के लिए मैं भी जंगल में चला गया। मैं अब उसे यहाँ वहाँ तलाश करने लगा था, पर गुड़िया मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो तुम? मैंने उसे आवाजें लगाना शुरू कर दी थी। जब मुझे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी, उस झोंपड़ी से तो मुझे किसी के रोने की आवाजें आ रही थी। कोई धाड़े मार मार कर रो रहा था, जबकि कुछ देर के बाद ही किसी जंगली जानवर के धाड़ने की आवाज ने मेरे औसान खता कर दिए थे। मैं अब खौफ से कपकपाने लगा था, जब अगले ही पल किसी ने मुझे एकदम झंझोड़ दिया। मैं उठ के बैठा तो मुझे मालूम हुआ कि मैं बस एक ख्वाब देख रहा था
इसमें कोई हकीकत नहीं थी। मुझे काफी हैरत हुई। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मैंने बहुत अजीब ख्वाब देखा है। अम्मा कहने लगी कि कब से तो मैं बुला रही हूँ, दुकान पर नहीं जाना क्या? उठ जाओ और दुकान पर चलो। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा दुकान पर जाने को। न जाने क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ कुछ बहुत अजीब होने वाला है। अम्मा माथे पर हाथ मारकर कहने लगी, एक तुम और तुम्हारी कहानियां, अब जल्दी उठ जाओ। वो तीनों बहनें भी आ चुकी हैं और तुम्हें देखकर हंस रही हैं। तीनों बहनों से एकदम गुड़िया मेरे दिमाग में आई। मैंने जल्दी से उन बहनों की तरफ देखा जो मुझे ही देख रही थी। मैं एकदम उठा और शर्मिंदा सा हाथ मुंह धोने चला गया। इतनी ही देर में मुझे फिर से वो ख्वाब याद आने लगा। फिर दिमाग में अजीब सी सोचें आ रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं उन बच्चियों पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन जो ख्वाब देखा वो मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैं कमरे से बाहर आया तब तक मेज पर नाश्ता लग चुका था। इतना ज्यादा नाश्ता देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने अम्मा की तरफ हैरत से देखा। अम्मा कहने लगी, उन दो बड़ी बहनों ने नाश्ता बनाया है, अब जल्दी से आओ और आकर नाश्ता कर लो। मैं तुम्हें कितनी दफा कहती हूँ, ये दोनों बच्चियां बहुत ही सुघड़ है, ऐसे झटपट काम कर लेती हैं। मगर मैं तो अभी भी हैरान था कि इतनी जल्दी भला कौन कैसे काम कर सकता है। अभी तो मैं हाथ मुंह धोने गया था और इतनी जल्दी उन्होंने इतना ज्यादा नाश्ता बना भी लिया। मुझे दाल में जरूर कुछ काला लग रहा था। मैंने उस छोटी बच्ची से पूछा कि गुड़िया, आप कहाँ पर रहती हो? मैं आपके घर आना चाहता हूँ। पहले तो वो काफी खुश हुई और फिर एकदम अफसरदा हो गई और कहने लगी कि आप हमारे घर कैसे आ सकते हो, आपको हमारे घर आने की क्या जरूरत पड़ गई? तभी मैंने उससे कहा कि क्यों, मैं आपके घर नहीं आ सकता क्या? मेरा भी दिल चाहता है कि मैं गुड़िया का घर देखूं, कैसा है गुड़िया का घर। इससे पहले वो कुछ बताती, उसकी बड़ी बहन कहने लगी कि आपको अच्छा नहीं लगता कि हम आपके घर आते हैं, तो आपको भला हमारे घर आने की क्या जरूरत पड़ गई? और हमारे अब्बा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि कोई खैर मर्द हमारे घर आए। ये सब बातें कहते हुए उन तीनों बहनों के रंग उड़े हुए थे और वो घबराई हुई थी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर नहीं आता, मगर आज मैं तुम लोगों के साथ ही वक्त गुजारूंगा। मैं भी तो देखूं कि तुम लोग मेरी अम्मा से कैसे बातें करती हो, वो जो सारा दिन इतना खुश रहती हैं, और रात को फिर हम इकट्ठा खाना खाएंगे। तभी वो बहनें कहने लगी कि नहीं, हम खाना इकट्ठे नहीं खा सकते। रात का खाना हम अपने अब्बा के साथ खाते हैं और उन्होंने हमें सख्ती से कहा है कि सारा दिन हम लोग जहाँ मर्जी रहे, मगर रात के वक्त खाना हम अपने अब्बा के साथ ही खाएंगे। मैं काफी हैरान था। वो हमेशा शाम होते ही घर चली जाती और फिर इस तरह मुझे बात बात पर टालना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जो नजर आ रहा है वैसा नहीं है। और फिर जिस दिन से वो बच्चियां घर पर आ रही थी, उस दिन से मेरा हम शक्ल घर पर नहीं आया था। जो मुझे लग रहा था मैं वो सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक बहुत खौफनाक हकीकत थी और वो बच्चियां मुझे कोई आम बच्चियां नहीं लग रही थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं हकीकत का पता लगा कर ही रहूंगा कि असल में हकीकत है क्या, और फिर जो दिखाई दे रहा है वो हकीकत है भी या नहीं। बस मुझे इसी बात की फिक्र सताई जा रही थी कि किसी किस्म का हमें कोई नुकसान ना हो जाए, हमें उन लोगों से कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए। कई रोज से अब मैं उन लड़कियों के साथ खिंचा खिंचा रहने लगा था, और तो कोई नहीं मगर मेरी अम्मा जरूर इस बात को महसूस कर रही थी। अम्मा का कहना था कि मैं इनके साथ बदसलूकी भी कर रहा हूँ, मगर मैं अम्मा को किस तरह समझाता कि मेरे दिलो दिमाग में जो बातें चल रही हैं, अगर वो हकीकत हुई तो हमें कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज तो मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी करके हकीकत का पता लगा कर रहूंगा कि आखिर माजरा क्या है। शाम होते ही उन बहनों को घर जाने की जल्दी बढ़ गई। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था। खौफ भी था मगर हकीकत का भी पता लगाना था, इसलिए जैसे ही वो शाम होते ही घर से निकली, मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। वो सब बहुत तेज तेज चल रही थी, वैसे ही जैसे ख्वाब में गुड़िया तेज चल रही थी। मैं भी उनके साथ साथ चल रहा था, मगर मैं थकने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता वो एक बड़े से मैदान में चली गई और मैदान बिल्कुल सुनसान था। बंजर जमीन थी, ना कोई दरख्त था और ना ही कोई परिंदा। इंसान तो बहुत दूर की बात है। मैं कुछ दूरी पर उनसे खड़ा हो गया। खुदा का शुक्र था कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था और बस खामोशी से आगे चलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद एक धुआं सा चारों ओर फैला। मैं उस धुएं को चीरता हुआ जैसे ही आगे गया,
मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा महल था और वो तीनों अंदर दाखिल हो गई। मैं भी उस महल के अंदर जाना चाहता था, मगर मैं खौफज़दा भी था कि अगर मैं पकड़ा गया तो सारी उम्र के लिए कैद हो जाऊंगा और मेरी अम्मा, उनका क्या होगा। मगर मैं क्या करता, तजस्सुस था कि आगे बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए मैं महल के अंदर दाखिल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैं जैसे जैसे इधर घूम रहा था, मेरी हैरत मजीद बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वहां पर हर चीज सोने की बनी थी। दरख्त तक सोने के लगे हुए थे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी कोई ख्वाब देखता हूँ। हकीकत से बिल्कुल बरक्स, मैं उन लड़कियों के पीछे पीछे अंदर चला गया। एक बहुत बड़ी राहदारी आ रही थी और उसके आगे एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा था। मगर जब मैंने देखा कि वो लड़कियां दरवाजा खोले बगैर ही दरवाजे के अंदर से ही चली गईं, तो मेरी रूह कांप गई। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ था। वो कोई आम लड़कियां नहीं थीं, बल्कि वो जिनजातियां थीं। मैं भी जैसे ही उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, अचानक ही मुझे कुछ सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। मैंने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की और उन सिपाहियों के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। उनके चेहरे काले रुमाल में ढके थे। और फिर अचानक से सामने वो तीनों लड़कियां आ गईं। मगर वो लड़कियां अजीब से हुलिये में थीं। उनकी आंखें गहरी हरे रंग की हो गई थीं। मैं तो बहुत घबरा गया था। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मैं तो उन लड़कियों की आंखें देखता ही रह गया। खौफ था कि बढ़ता ही जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह इस बात को तस्लीम करूं कि मैं जो देख रहा हूं वो हकीकत है, क्योंकि वो मुझे कम से कम हकीकत नहीं लग रही थी। सिपाही मुझे उन तीनों लड़कियों के पास ले गए, जिनके पीछे उनके अब्बा भी खड़े थे, जिनके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। वो तीनों लड़कियां भी बहुत गुस्से में थीं। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा कि कौन हो तुम? कम से कम तुम लोग इंसान नहीं हो। मुझे हकीकत जाननी है कि तुम लोग कौन हो और आखिर क्यों मेरे साथ इतनी देर से रह रही थी। तभी वो छोटी गुड़िया मेरे पास आई और आकर कहने लगी, सिद्दीक भाई, हमने आप पर भरोसा किया। हमने आपको मना किया था कि हमारे पीछे मत आना, मगर आपने हमारी एक न सुनी। आखिर क्यों? हमने आपको कभी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की, मगर आपने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। आपने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? आप जानते हैं कि आप बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। हमने आपको मना किया था कि आप यहाँ पर मत आइएगा। यहाँ पर किसी भी इंसान का आना सख्ती से मना है, और जो इंसान यहाँ आ जाए वो हमेशा के लिए यहाँ पर कैद होकर रह जाता है। मगर आपने हमारी एक ना सुनी और अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी। अल्फाज थे या खंजर जो मेरे जिस्म पर बरस रही थी। तभी उन लड़कियों के अब्बा ने कहा कि फौरी तौर पर इसको कैद कर दिया जाए। मैंने हैरत से उन तीनों लड़कियों को देखा और उनसे कहा कि तुम लोग जानती हो कि मेरी अम्मा अकेली हैं, तुम मुझे यहाँ पर कैद कर लोगी तो वो अकेली रह जाएंगी। तभी उनमें से एक लड़की बोली कि अगर तुम्हें जाने दिया तो तुम सबको ये खबर पहुंचा दोगे कि हम लोग जिनसातियां हैं। हमें तो तुम्हारी भलाई करना चाहिए, मगर तुमने खुद ही अपना नुकसान कर लिया। मैं उनसे वादा करता रहा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी और कहने लगी कि अब भला हम तुम पर किस तरह भरोसा कर सकते हैं। तुमने पहले भी हमारा भरोसा तोड़ा है, अब फिर भरोसा तोड़ दोगे। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एक मर्तबा मुझ पर यकीन तो करके देखिए। मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उनमें से एक लड़की कहने लगी कि तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी, और ऐसे ही फिर उन्होंने मुझे कैद खाने में बंद कर दिया। न जाने कितने ही बरस में वहां पर रहा। मेरी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। मुझे 2 वक्त का खाना वहां पर पहुंचा दिया जाता था, जिससे मैं जिंदा था, वरना जी तो चाहता था कि मैं मर जाऊं। न जाने मेरी अम्मा का क्या हाल हो रहा होगा। अब तक तो वो मर चुकी होंगी। यही सोच सोचकर मैं दिन रात जीता और मरता था। उस रोज के बाद मैंने वो लड़कियों को नहीं देखा था। फिर एक रोज एक सिपाही मेरे पास आया और आकर कहने लगा, तुम्हारी बेल हो गई है। मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और फिर मुझे उस महल से बाहर निकाल दिया गया। मैं इसी में बहुत राजी था कि खुदा का शुक्र है मैं वहां से रिहा हो गया। मैंने जैसे ही अपनी आंखों की पट्टी उतारी, मैं अपने घर के बिल्कुल सामने था। मैंने झट से दरवाजा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर देखा तो मेरी अम्मा मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी, ये क्या हुआ सिद्दीक, आज दुकान से जल्दी आ गए। मैं तो हैरान था कि अम्मा को क्या हो गया है, और मेरी अम्मा जिंदा थी।
मैंने अम्मा से जाकर कहा कि अम्मा आप ठीक हैं। तो अम्मा कहने लगी कि तू मेरा इतना ख्याल रखता है तो मैं ठीक ही होंगी। रोज तू आकर मेरी इतनी खिदमत करता है। उस रोज मुझे अंदाजा हुआ कि उन लड़कियों ने मेरी अम्मा का साथ नहीं छोड़ा था। मुझे कैद में डालने के बाद भी वो मेरी अम्मा का ख्याल रखती थी, इसलिए मैंने अम्मा को कुछ न बताया और खामोश रहा। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।